इस शब्द का कॉमन संस्कृत मीनिंग होता है ये जग या ये दुनिया या वर्ल्ड, पर टेक्निकली इसे हम स्प्लिट करें तो प्रपंच का असली मतलब होता है 5 एलिमेंट से बना हुआ। ये यूनिवर्सली नोन है कि इस दुनिया में जो भी मैनिफेस्टेड है वो किसी न किसी तरीके से इन 5 एलिमेंट्स जिसे हम पंच महाभूत कहते हैं उससे निर्मित होता है, जो है भूमि यानी अर्थ, अपर्णा या जल यानी वाटर, अग्नि यानी फायर, वायु यानी विंड और आकाश यानी स्पेस। हमारा ह्यूमन बॉडी भी इन्हीं 5 एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज से ही बना हुआ है। जैसे भूमि की प्रॉपर्टीज है मास और इनर्शिया, जल डिनोट करता है बॉडी के फ्लूइडिटी को, अग्नि रिप्रेजेंट करता है हीट और वार्मथ को, वायु रिप्रेजेंट करता है इंस्टेबिलिटी और मूवमेंट को, आकाश यानी स्पेस रिप्रेजेंट करता है किसी भी जगह को ऑक्यूपाई करने के प्रॉपर्टी को। हमारे इंसानी शरीर में ये 5 एलिमेंट्स इन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं और एक दूसरे से कंटिन्यूसली इंटरैक्ट करके मिक्स होके बॉडी में होने वाली सारी फंक्शंस को ठीक से चलाते और ऑपरेट करते हैं। तब दोस्तों सीधे आते हैं पॉइंट पर कि वात, पित्त और कफ ये आखिर है क्या। तो हमारे ह्यूमन बॉडी में जो भी अर्थ एलिमेंट होता है, जो हमारा शरीर विभिन्न खाद्य पदार्थों से ग्रहण करता है, वो अर्थ एलिमेंट जब हमारे शरीर के वाटर एलिमेंट के साथ इंटरैक्ट करता है तो इस मिक्सचर या इंटरैक्शन को हम कफ कहते हैं। उसी प्रकार जब बॉडी का वाटर एलिमेंट जब बॉडी के अग्नि यानी फायर एलिमेंट के साथ इंटरैक्ट करता है तो इस मिक्सचर या दोषा को पित्त कहते हैं। और फाइनली जब एयर एलिमेंट बॉडी के स्पेस एलिमेंट के साथ इंटरैक्ट करता है तो उसे वात कहा जाता है। और यही वो 3 टाइप के इंटरैक्शंस या दोषास है जिससे हमारी बॉडी के सारे फंक्शन सही तरीके से ऑपरेट होते हैं या बोल सकते हैं एग्जिस्ट करते हैं। वात, पित्त और कफ ये तीनों भी प्रोपोर्शनेटली हमारे शरीर में होता है और हर मिक्सचर या दोषा का अपना अपना टास्क होता है परफॉर्म करने का शरीर में। आयुर्वेद की माने तो एक अच्छे स्वास्थ्य वाला शरीर वो होता है जो इन तीनों भी दोषास के बीच में बैलेंस बनाए रखे। दोस्तों ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि अनलाइक वेस्टर्न वर्ल्ड स्वास्थ्य जैसे कंसेप्ट को हमारे भारतीय स्कॉलर्स ने सीधे हमारे बॉडी के कोर एलिमेंट्स के बैलेंस के साथ जोड़ दिया। एकदम सटीक और लॉजिकल अप्रोच कह सकते हैं। अब ये तीनों मिक्सचर्स या दोषास के बैलेंस अगर बिगड़ जाता है तो क्या होता है। तो यहीं से शुरू होती है बॉडी में विभिन्न प्रकार की छोटी बड़ी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बीमारियां। वात, पित्त, कफ के बीच के इम्बैलेंस के कारण कई हो सकते हैं, जैसे जेनेटिक, फूड हैबिट्स, क्लाइमेटिक इत्यादि। पर हम इंसान हैं एक्चुअली बाय बर्थ ये तीनों में से कोई एक दोष या मिक्सचर प्रीडोमिनेंट पाया जाता है जिसे हम प्राकृतिक दोष कह सकते हैं। तो हम स्पेसिफिकली ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि इंसानों के बॉडी टाइप्स एज पर आयुर्वेद है वात टाइप, पित्त टाइप और कफ टाइप। अक्सर ये भी देखा जाता है कि एक साथ 2 दोषास एक शरीर में डोमिनेंट रह सकते हैं, पर वो हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। In 2017, 37 million Americans were practicing yoga. This is up from 20 million 3 years ago, which means that yoga has almost doubled in just a few years. And the interest in yoga is relatively new, since almost 75% of people have only been practicing for the past 5 years. What many of you may not know about is that yoga actually has a sister science called Ayurveda that is just starting to gain awareness. In fact, in historical timeline, Ayurveda predates yoga. Our team at Nerd Assassins believes that Ayurveda will experience a similar growth explosion to yoga over the next several years as we look more towards natural therapies. The following is a very brief introduction to the science of Ayurveda. Both yoga and Ayurveda originated in India over 5,000 years ago. In Hindu mythology, the gods gave mankind 2 methods of healing. They gave us yoga to heal the spirit, and then they gave us Ayurveda to heal the body and mind.
To lead to a balanced life, both healing methods are practiced. Ayurveda categorizes everything, our minds, bodies, interactions, natural world, food, energy, as comprised of a mix of 5 basic elements: earth, water, fire, air, and space, sometimes called ether. Each person has a unique combination of these elements determined at the time of your birth. Based on your dosha, there can be a combination of mental or physical imbalance. These imbalances are the major cause of illness. The goal of illness management in Ayurveda is to bring back harmony among the doshas. If a dosha increases in our bodies, Ayurveda suggests that we want to decrease it in order to restore a healthy balance to our constitution. Ayurveda uses many techniques and tools to bring balance: herbs and spices, oil massage, meditation, pranayama breathing, fasting, and various lifestyle modifications. The 3 basic doshas are Vata, air, Pitta, fire, or Kapha, earth. Each of us are predominantly one or a combination of these 3 doshas. For example, if you are predominantly Kapha and this energy has increased due to excess stagnation in your life, more activity can be your medicine. Oftentimes, the opposite natural attribute is the balance that is needed. A Pitta dosha, which represents fire and intensity, should avoid spices to counterbalance. A Vata dosha imbalance may want to eat heavier foods to make them more grounded. It's a rebalance of the mind and body to allow oneself to heal. We hope this gives you a basic understanding of how Ayurveda, Ancient form of holistic medicine that promotes well-being through a balanced mind, body, and spirit. Well, the Ayurvedic diet has been around for thousands of years, but in the most basic terms, it's all Lindsay Hunt says balance comes from a customized diet based on 3 different body types. There's Vata, Pitta, and Kapha. Okay. And you have all 3 within you, but one of them is dominant. So we've got some food for each type, starting with Vata. So Vatas are described as tall, thin-boned, open-minded, creative, and they do really well with warm foods. Lindsay likes warm golden milk with coconut milk, turmeric, ginger, pepper, and honey. I love it. It is warming me up. Yes, and that's perfect for Vatas because Vatas are typically cold, so it's going to balance their body type. Creating heat helps to ground and center. Plus, she says warm food is easier to digest. Ayurveda's next body type is called Pitta. So Pittas are described as medium build, athletic. They're typically hardworking and determined. Okay. And these guys are hot-bodied, so they're the ones that get hot all the time. So unlike the Vatas, they actually want more cooling foods. So things like a big raw salad, maybe a smoothie, juicy watery fruits are going to work really well for a Pitta. We got a kale salad suited for Pittas. These are such cooling fruits. It just works really well to balance with the Pitta body. Cooling the internal body makes the Pitta more comfortable and therefore warm. There's one body type left, Kapha. Kaphas are described as heavier build, strong, grounded, loving people, and really they recommend sticking to light and lean foods because for Kaphas it's a little bit easier for them to put on weight. So Lindsay recommends bone broth soup. The fiber from the veggies and water in the soup help regulate the appetite, and that is grounding. Aloe vera. Almond basil. Coriander.
and subscribe for more. Drink warm water throughout the day. Practice yogasana, pranayama and meditation for at least 30 minutes in a day. Try to include spices like haldi, jeera, dhania, while cooking. Take 1 tablespoon of Chyawanprash with lukewarm milk in the morning. Sugar-free Chyawanprash can be a good option for diabetic patients. Kadha has always been an awesome remedy for improving health since ages. You can drink herbal tea or kadha to boost immunity. Ministry of Ayush recommends kadha made from tulsi, dalchini, kali mirch, sathi, which is dry ginger, and munakka, which is raisin, once or twice a day. If you don't like the taste, you can add jaggery or lemon.